होगा जब इधर उधर की बातों में हम लोग अटक जाते हैं, तब भी मैंने आपको बोला होगा कि देखो भाषा की परिभाषा किताबी रूप से बहुत अलग अलग तरीके से दी जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस आर देयर इन द बुक्स। लेकिन अगर आप वास्तविकता में अपने मन से भाषा के संबंध में प्रश्न पूछो, तो मेरे हिसाब से जो मेरे मन से परिभाषा निकलती है वो एक ही परिभाषा निकलती है, और वो निकलती है कि जो भाषा होती है वो एक मानव की त्वचा के जैसी होती है। दैट मीन्स इट इज लाइक अ ह्यूमन स्किन। मानव की त्वचा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस मानव की त्वचा जो है उसका कार्य एक ही है, शरीर का आवरण बनाना। आप चाहे किसी भी दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, आप पूरी दुनिया के हर कोने कोने में चले जाओ, मैं कह रहा हूँ किसी भी जीव में चले जाओ, जलीय जीवों की त्वचा का जो प्रकृति है वो अलग होगी, जो स्थलीय जीव है उनमें भी अलग अलग होगी, जैसे कि जानवरों की अलग होगी, मनुष्यों की अलग होगी, मनुष्यों में भी अलग अलग होगी, किसी की गोरी त्वचा होगी, किसी की काली त्वचा होगी, किसी की मध्यम त्वचा होगी। तो वो अपना रंग और अपना व्यवहार बदलती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका कार्य हर जगह एक ही है, और वो कार्य क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करना। इस बात को हमें समझना है। हिंदी जब भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं देखो हिंदी के ही, इसलिए कहते हैं ना भाषाएं अलग अलग होती जरूर है, लेकिन वो एक दूसरे की बहनियां होती हैं, यानी कि भगिनियां होती हैं, यानी कि बहनें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक भाषा का अर्थ हमेशा एक होता है, लेकिन भाषा जो है उसका जो स्वरूप है, जो प्रकृति है उसे दर्शाने की, वो अलग अलग हो सकती है, यानी बाहरी आवरण अलग अलग हो सकता है। ये बात अलग है ना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अपने लिए एक बात करूं कि हिंदी में मैं जिस शब्द को कलम कहता हूं, जिसमें मैं अपने 3 वर्णों को मिलाता हूं, वो होता है कलम, ठीक है। लेकिन उसी शब्द को इंग्लिश में मैं कह देता हूं पेन। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेन और कलम का अर्थ अलग अलग है। ये भी एक लिखने वाले साधन को व्यक्त करता है और ये भी एक लिखने वाले साधन को व्यक्त करता है। कहने का मतलब मेरा एक ही था कि भाषा का रूप बदलता है, लेकिन भाषा का भावार्थ जो होता है या जो उसमें भाव छिपा है या उसका जो अर्थ है वो कभी नहीं बदलता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो एक जैसा रहता है, उसका कार्य एक जैसा रहता है, और वो कार्य विचारों की अभिव्यक्ति करना, किसी चीज के संबंध में सूचनाएं प्रदान करना, उन सूचनाओं पर किसी भी प्रकार की प्रक्रियाएं प्रस्तुत करना, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप समझ सकते हो बिना भाषा के मनुष्य के जीवन का किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने विचारों को एक दूसरे से जरूर शेयर करेगा। बिना शेयरिंग किए हुए वो कभी भी अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इस बात को हमने ध्यान रखना होता है। राइट। तो जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हम पहली चीज तो ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहां से। ये बात हमें पता है कि बेसिकली जब हम हिंदी की बात करते हैं, द लैंग्वेज हिंदी एक्चुअली हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट मोस्ट लैंग्वेज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट व्हिच इज कॉल्ड द संस्कृत। यानी कि हिंदी जो है उसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें भी मैंने आपको बताया होगा कि संस्कृत कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ी थी। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, शवहट और आज की देवनागरी हिंदी के रूप में आपको जो स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो भाषा ही अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन जब यहाँ पर्टिकुलरली हिंदी की बात करते हैं तो इट हैज बीन ओरिजिनली क्रिएटेड फ्रॉम दी संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि सबसे पहले संस्कृत भाषा से जन्मी थी, जिसे प्रारंभिक तौर पर आर्यों की या भारतीय परिवार संघ की भाषा माना जाता है, यानी आर्यों की भाषा। यद्यपि बेटा संस्कृत जो शब्द है वो कृ धातु से बना है, इस बात को ध्यान रखना। कृ धातु का मतलब होता है करना, संस्कृति का मतलब होता है संस्कार करना। जब हम संस्कृति शब्द की बात करते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग हो जाता है संस्कार करना, क्योंकि इसमें जो धातु होती है वो धातु है क्र। क्र से समझना मतलब, पहली चीज तो यहाँ जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है वो है धातु। धातु का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, द मेटल। धातु दरअसल किसी भी चीज का मूल तत्व होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु। यहां पर मूल अर्थ से इसका संबंध निकाला जाता है मूल तत्व की जगह। यानी जब हम साहित्य में धातु शब्द की बात करते हैं तो एक ऐसा शब्द जो उसके मूल अर्थ को दर्शाता हो। तो यहाँ पर मूल शब्द जो है या धातु जो है जो मूल अर्थ दर्शाता है संस्कृत का, वो क्र धातु है। और संस्कृत में क्र जो धातु है उसके साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है वो संस्कार को दर्शाता है। संस्कार का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, जन्म के पश्चात हमारे जो मानव जीवन है उसमें, खासतौर से जो हिंदू जीवन है उसमें संस्कार किए जाते हैं। तो ये वर्ड, ये शब्द जो संस्कार आता है संस्कृत में, वो क्यों आता है, किस लिए आता है? तो उसका मतलब होता है परिष्कृत करना। जैसे आपने कोई नग या रत्न, जेमस्टोन जो होता है वो निकाला और उस जेमस्टोन को परिष्कृत कर रहे हो, परिष्कृत कर रहे हो, उसको शुद्ध कर रहे हो, मतलब उसको आप एक अच्छा रूप दे रहे हो, जैसे हीरे को तराश देना। तो वो कह सकते हैं हम हीरे का संस्कार कर रहे हैं। उसी तरीके से जन्म के पश्चात एक बालक का संस्कार करने का मतलब क्या हो गया कि हम उसको तराश रहे हैं, हम उसको परिष्कृत कर रहे हैं, हम उसको उन्नत बना रहे हैं, हम उसका विकास कर रहे हैं। राइट।
संस्कृत जो भाषा है वो जन्मी ही इसी शब्द से है, कृत से। इस बात को हमें ध्यान रखना है। दैट मीन्स द लैंग्वेज विच इज कॉल्ड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की सभी भाषाओं की जो मुख्य और जो सबसे ज्यादा पुरानी या बोल सकते हो मातृभाषा, जो सर्वोत्तम मातृभाषा मानी गई है, प्रथम क्रम की मातृभाषा संस्कृत, उसका शब्द इसी वजह से हुआ। संस्कृत वो भाषा बनी थी जो इनिशियल लैंग्वेजेस मैन, जो आदमी ने यूज की या मनुष्य ने यूज की थी, इस्तेमाल में लाई थी, मनुष्य द्वारा उपयोग की गई जो प्रारंभिक भाषाएं थी, चाहे वो मौखिक रूप में हो, चाहे सांकेतिक रूप में हो, चाहे वो लिखित रूप में हो, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई इन सभी भाषाओं का जब परिष्कृत या परिष्करण हुआ, या बोल सकते हो आप इनका संस्कार हुआ, जब ये शुद्ध हुई, जब ये उन्नत हुई, जब ये विकसित हुई, तो फिर उस भाषा को हमने संस्कृत नाम दिया था। तो संस्कृत शब्द ही इसी चीज से निकला। 3 शब्दों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी, संस्कृत, प्रकृत और विकृत। राइट, प्रकृत जो है वो मूल उत्पत्ति स्थिति को दर्शाता है। 3 स्थितियां दर्शाई जाती हैं और तीनों का जो धातु है वो क्र ही है। क्र का मतलब सीधा सीधा सा होता है करना, तो संस्कृत यहीं से जन्मी और हिंदी संस्कृत से जन्मी। संस्कृत यद्यपि हमने देखा था आर्य परिवार की भाषा थी, हालांकि हिंदी को भाषा से ज्यादा संस्कृति ही माना गया है, क्योंकि हिंदी बड़े स्तर पर संस्कृति को दर्शाने का काम करती है। जैसे अगर आप भारत में बात करोगे, देखो हम लोग पूरा बेसिक से जाएंगे और उसको पहले समझेंगे। आज के लेक्चर में मैं कुछ भी आपको एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं बताने वाला हूं, तो आप उसके लिए चिंता ना करें, बिल्कुल टेंशन ना लें कि आज का लेक्चर जो है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अंदर तक जाकर के भाषा का मर्म क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ वी आर यूजिंग द लैंग्वेज एंड फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ओरिजिनेटेड, ये सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। राइट, तो जब हम बात करते हैं मुख्य रूप से इस बात की कि हिंदी दरअसल किस स्वरूप में व्यक्त की जा सकती है, तो हमारे सामने 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या हिंदी को भाषा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और दूसरा प्रश्न ये कि क्या हिंदी को संस्कृति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और संस्कृति जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। जो कबीरदास थे उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा, और वो श्लोक था, संस्कृति जलकूप है, भाषा बहता नीर। तो इसका एक अपना एक भावार्थ निकलता है कि संस्कृति जलकूप यानी कि जल से भरा हुआ एक कुआं है, लेकिन कुएं के साथ एक दिक्कत होती है, और वो दिक्कत ये होती है कुएं के साथ कि जो कुएं का जल है वो कहीं बहता नहीं, वो एक जगह रुक जाता है और वहीं के वहीं रहता है। ये बात अलग है कि उसकी मूल उत्पत्ति है ना धरती से होती है, यानी ग्राउंड वाटर लेवल जो है, इट कम्स टू द सरफेस और इट इज स्टैंडिंग टू कमिंग टू द सरफेस, तो हम उसको जलकूप कहते हैं, यानी कि जल का कुआं कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं उसका दायरा सीमित होता है। उसी तरीके से संस्कृति होती है, संस्कृति जो होती है उसका दायरा सीमित होता है, संस्कृति कभी आगे बढ़ नहीं पाती। लेकिन संस्कृति को अपने कंधे पर बैठा करके जो चीज आगे लेके जाती है उसे भाषा कहते हैं। इसलिए भाषा बहता नीर है, नदी की तरह बहता हुआ पानी है, यानी कि नदी जिस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक पहुंचती है। आप देखते हैं कि एक नदी जो मध्य प्रदेश में निकली होगी वो हो सकता है कि ऊपर उत्तर प्रदेश और उसके आगे भी जाती होगी, वही नदी फिर गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में भी चली जाती है। तो सोचो उस नदी ने या उस नदी के जल ने कितना रास्ता तय किया, कितना फासला तय कर लिया, और कितने सारे लोगों से वो मिली, कितने सारे लोगों को उसने अपने विषय में बताया, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से भाषा है, भाषा जो है एक बार प्रारंभ होती है तो वो रुकती नहीं है, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति, संस्कृतियों से संस्कृति वो आगे बढ़ती है, या कह सकते हो कि संस्कृति को अपने कंधे पर बैठाकर घूमती है। जितनी ज्यादा भाषा विस्तृत होती है ना, उस भाषा से जुड़ी हुई संस्कृति उतनी ज्यादा विस्तृत होती है। दरअसल हम शब्द को भाषा तो बहुत बाद में कह सकते हैं, सबसे पहले हम उसको संस्कृति ही कहेंगे। राइट, संस्कृति क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि आपके भीतर का व्याप्त गुणधर्म है, जो आपके भीतर के संस्कारों को दर्शाता है, यानी कि आपका विकास किस तरह से हुआ उस चीज के संबंध में बताता है। और संस्कृति का एक हिस्सा होता है सभ्यता, यानी संस्कृति के जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें हम सभ्यता कह सकते हैं, जो समय समय पर रास्तों में आपको मिलेंगे जब आप संस्कृति की पूरी की पूरी यात्रा तय करोगे। तो एक संस्कृति की विभिन्न सभ्यताएं हो सकती हैं, ये बात बिल्कुल संभव है। जैसे आप अगर भारत में बात करो संस्कृति की सभ्यताओं का, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, हमें आहड़ संस्कृति सभ्यता मिलती है ना, कायथा संस्कृति सभ्यता मिलती है, और अन्य सभ्यताओं के बारे में हम लोगों को प्रमाण मिलते हैं। आज की बात आप करोगे तो वो हिंदी संस्कृति के रूप में इस रूप में जानी जा सकती है कि ये हिंदी जो है वो भारत में आर्य ये संस्कृतियों को दर्शाती है, तो ये संस्कृतियों को दर्शाती है, संस्कृति। वही भाषा के संबंध में इसकी और अन्य परिभाषाएं दी गई हैं, वगैरह वगैरह चीजों की बात की गई। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, जो बेसिक पर्टिकुलर चीजें लिखने पर टेंशन मत लो, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ तो आप उनको लिख सकते हो, बाकी पीडीएफ शेयर की जाएगी आपके साथ पूरे लेक्चर की जो एग्जैक्टली आपको दिया जा रहा है ना, तो वहां से आप अलग अलग से भी नोट्स बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर कोई अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है कि वो क्लास के साथ नोट्स बना सकता है, तो यू आर
फ्री, आप मुक्त हो, आप क्लास के साथ यानी कि कक्षा के साथ साथ नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये कहता है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी गई है। तो पहली चीज, संस्कृत भाषा जो है, क्योंकि संस्कृत का शब्द आता है सिंधु, वहां से हिंदी का नाम जन्मा, इसका मतलब हिंदी की जननी ही संस्कृत मानी जाएगी। और संस्कृत की उत्पत्ति किससे हुई है? क्र धातु से हुई है, इस बात को ध्यान रखना। धातु का मतलब होता है मूल अर्थ, किसी भी शब्द में छुपा हुआ जो धातु के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिंधु शब्द से मानी गई, और सिंधु के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने इतिहास में भी इस चीज को पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है आपको। सिंधु जो शब्द है वो एक नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो भारत के प्राक ऐतिहासिक और अध्यैतिहासिक कालों में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का या क्षेत्र की एक पहचान बनी थी, जो भारत के उत्तर पश्चिम में बहती थी। आज के डेट में भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक नदी है। ये कहते हैं सिंधु शब्द का प्रयोग सिंध नदी के लिए किया गया। इस नदी की समीपस्थ भूमि को यानी कि क्षेत्र को सिंधु कहा गया, यानी सिंध नदी के पास में यानी उसके किनारे, उसके तटवर्ती क्षेत्रों पर स्थित भूमि सिंधु नदी सिंधु भूमि कहलाई, जिसे ईरानी या फारसी भाषा में हिंदू या फिर हिंदी कहा गया। ये स्वाभाविक है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते समय उस भाषा में ध्वनियां बदल जाती हैं। ध्वनि यानी कि स्वर, जिसे मैं बोल रहा हूं ये मेरी ध्वनि है, इसके लिए मैंने कई सारे स्वरों को एक व्यवस्था क्रम में संजोया है या पिरोया है या उनको व्यवस्थित किया है। क्योंकि मैंने स्वरों को विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित कर उनको एक व्याकरणीय नियम के हिसाब से पूरी तरह इकट्ठा करके और उनको फिर व्यवस्थित करके आप तक पहुंचाया, इसीलिए आप मेरा भाव समझ सके, क्योंकि आपने वो नियम पढ़े हुए हैं और मैंने भी वो नियम पढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग। वहीं अगर मैं आपसे वास्तविकता में अभी फारसी भाषा में बात करूं तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हो सकता है फारसी के नियम हमने तो पढ़े हो लेकिन आपने नहीं पढ़े हो। तो यहां पर भी वही चीज है कि जिस तरीके से भाषा में ध्वनि परिवर्तित होती है, मैंने अभी बताया भी था कि भाषा त्वचा की भांति है, जिसका रंग बदलता है, जिसका स्वरूप बदलता है, लेकिन अर्थ नहीं बदलता। वैसे ही फारसी भाषा में अगर आप बात करोगे, ईरानी भाषा में अगर आप बात करोगे, तो आप देखते हो कि इसका रंग बदला, इसका स्वरूप बदला, यानी इसकी ध्वनि बदल गई, इसका उच्चारण बदल गया, लेकिन इसका भाव नहीं बदला। और उच्चारण क्या बदल गया? उच्चारण सिर्फ इतना बदल गया कि इन्होंने सा ध्वनि को हा में उच्चारित किया, यानी फारसियों ने या फारसी भाषा में सा ध्वनि को हा में उच्चारित किया गया। तो ये कहता है फारसी लोग लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी में भारत में प्रविष्ट हुए थे, 5th और 6th सेंचुरी एडी में, मैं एडी की बात कर रहा हूं। उन्होंने सिंध भूमि को हिंद कहकर पुकारा था, क्योंकि वो सा को हा उच्चारित करते थे, कि जिसका मूल कारण था भाषा के उच्चारण में ध्वनि परिवर्तन का होना, जो सा के रूप में हा में परिवर्तित हो गया। ओके, हिंद शब्द वास्तविकता में भारत के पर्याय का अर्थ व्यंजित करता है, ये मैंने आपको बताया। दरअसल सिंधु नदी भारत की सीमा को दर्शाती थी। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं हिंद शब्द की, तो हिंद जो शब्द आता है वो भारत को ही दर्शाता है, भारत भूमि को दर्शाता था, क्योंकि उस नदी का नाम था जो भारत की भौगोलिक सीमा को तय करती थी। इसी वजह से यही एक कारण रहा कालांतर में कि यूनानी भाषा में शब्द इंडिका जन्मा इसी शब्द से। दरअसल ये हिंदिका बना, हिंदिका से फिर इंदिका बना, इंदिका से आज इंडिका बन गया, और इंडिका से ही अंग्रेजी भाषा का एक शब्द इंडिया का विकास हुआ। यानी कि हम देखें तो भारत की संस्कृति का जो आरंभ है वो इस शब्द से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, जो शब्द हमारे सामने हिंदी आता है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म इसका सिंध है, और सिंध से ये हिंद बनाता, हिंद से इंडिका, और इंडिका से ये इंडिया बनता चला गया। तो कहीं ना कहीं ये भाषा जो है हमारी संस्कृति को तय करती है, निर्धारित करती है, हमारी संस्कृति को प्राचीन काल से लेकर अब तक दर्शाती है। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हिंदी जो है वो भाषा से कहीं ज्यादा हमारे लिए एक संस्कृति की अभिव्यक्ति है। इस बात को हमने हमेशा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पार्ट अबाउट दिस सेज दैट व्हाट इज द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी। हिंदी की भौगोलिक पहचान है क्या? दरअसल कौन कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर हम हिंदी की भौगोलिक पहचान तय करते हैं, जहां के लिए हम बोलते हैं कि ये भारत की हिंदी की भाषा है मुख्य रूप से? तो ये कहता है कि भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक विस्तृत है, क्योंकि यही वो भाग है जिसे हम आर्य भारत भूमि कहते हैं। यद्यपि इसके पहले हिंदी का विकास हुआ जरूर होगा अपने प्रारंभिक चरण में, लेकिन बाद के क्रमों में इस्लामिक आक्रमणों और अन्य सभ्यताओं के भारत में आ जाने की वजह से जिन क्षेत्रों में उनका अत्यधिक प्रभाव जन्मा है या अत्यधिक प्रभाव विस्तारित हुआ था, उन क्षेत्रों से हिंदी कहीं ना कहीं गायब होती चली गई। अगर हम भारत में हिंदी के विस्तार की बात करते हैं तो भारत में हमें हिंदी का विस्तार दिखाई देता है वहां के पूर्वी भाग में, हिमालय प्रदेश में इसमें हिमाचल प्रदेश सम्मिलित होता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। यद्यपि छत्तीसगढ़ के लिए हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा को स्वीकृत किया जरूर गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बोली के रूप में, एक वाणी के रूप में छत्तीसगढ़ में हिंदी अपनाई जाती है, लेकिन बावजूद उसके छत्तीसगढ़ ने अपनी राजभाषा छत्तीसगढ़ी को निर्धारित किया। इस वजह से हम छत्तीसगढ़ का क्रम इस थ्योरी में नहीं लिखते, राइट।
तो यहाँ आपको मिलते भी है, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाता है इस मैप में अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड मिल जाता है, या कि फिर आपको राजस्थान मिलता है, आपको हरियाणा मिलता है, उत्तर प्रदेश मिलता है, आपको बिहार मिलता है, झारखंड मिलता है, हिंदी मिलता है, और सॉरी मध्य प्रदेश मिलता है। छत्तीसगढ़ में बोलने के क्रम में तो है लेकिन राजभाषा के क्रम में नहीं है। तो भारत में हिंदी भाषी प्रदेशों की अगर हम बात करें या हिंदी भाषी क्षेत्रों की भौगोलिक तौर पर बात करें, हम बोल सकते हैं कि भारत में ये आर्य भारत का जो क्षेत्र है वहां पर ही पाई जाती है, जिसे हमने भारत के इतिहास में आर्य भारत का। पंजाब में यद्यपि राजभाषा पंजाबी है, कश्मीर में जो है वो आपको उर्दू मिलती है, और इसी तरीके से अन्य अन्य राज्यों में भाषाओं का वितरण होता चला गया, यानी भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संघ में अगर आप बात करोगे, यानी कि भारत की केंद्र सरकार, भारत का जो संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उसने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। भारतीय संविधान जो 1950 में निर्धारित हुआ या तय हुआ, उसके भाग 17 में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको यह मिलेगा, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत, राइट। यानी कि आर्टिकल 43 आपसे ये कहता है कि जो भारत की राजभाषा है वो राजभाषा हिंदी है। इस बात को हमने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट सेज टू अस हिंदी का स्वरूप क्या है, यानी कि जिस भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं उस भाषा का मुख्य रूप से स्वरूप है क्या, किस स्वरूप में उस भाषा को हम दर्शा सकते हैं। हम कहते हैं कि हिंदी जो है उसके स्वरूप दो प्रकार के हैं। पहला स्वरूप जो हिंदी का है वो संस्कृति के रूप में है, जो मैंने लेक्चर को शुरू करते ही आपको बताया था, और दूसरा स्वरूप जो है वो भाषा का है। यानी हिंदी को कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने भाषा के रूप में स्वीकृत किया है, कुछ विद्वान उसे भाषा के स्थान पर संस्कृति पहले मानते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ये भाषा के रूप में विकसित हुई। प्रारंभ इसका एक संस्कृति के रूप में हुआ। मैंने आपको बताया था इन दोनों में क्या परिवर्तन आ सकता है या इन दोनों में क्या विभेद उत्पन्न किया जा सकता है। कबीर दास जी ने अपनी लेखन में एक पंक्ति लिखी है, और वो पंक्ति के अनुसार कबीर दास जी कहते हैं कि संस्कृति है कूप जल, भाषा बहता नीर। जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो संस्कृति आपकी होती है, जो प्रधातु से जन्मी, जो आपके संस्कारों को दर्शाती है, आपकी उन्नत अवस्था जो है, आपकी विकसित अवस्था जो है, संस्कृति जो है उसे दर्शाती है, वो एक कूप जल के जैसे है, यानी कि एक जल के कुएं के जैसी है। जल के कुएं का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था अभी, कि एक ऐसा जल जो स्थिर है, हालांकि वो अपना मूल उत्पत्ति को दर्शा रहा है और वो अपने मूल रूप में है, लेकिन भाषा जो है वो बहते नीर की तरह है, यानी कि नदी की तरह आप बोल सकते हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि सीधी सीधी सी पंक्ति का जो भावार्थ निकलता है वो ये है कि भाषा में आवेग होता है, भाषा में एक तरीके का वेग होता है, भाषा जो है वो बहती है, भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, भाषा संस्कृति को अपने कंधे पर बैठा करके विस्तृत करती है, उसका प्रचार करती है। बिना भाषा के अगर आप सोचते हो कि संस्कृति का विस्तार हो जाए तो ये संभव नहीं है। देखो, आप जरा समझने की कोशिश करो, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पूरे भारत के इतिहास में जो आर्य संस्कृति थी, जो वैदिक संस्कृति थी, वो वैदिक संस्कृति बड़े स्तर पर फैली। आप अगर देखते हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन इसके पहले की पूर्व संस्कृतियां, चाहे हम सिंधु घाटी संस्कृति की बात क्यों ना करें, क्या आपको लगता है कि वो आर्य संस्कृति की तरह विस्तृत हुई? क्या आपको लगता है वो आर्य संस्कृति की तरह प्रचारित हुई? क्या आपको लगता है वो आर्य संस्कृति की तरह फैली? नहीं फैली। सिंधु घाटी संस्कृति आर्य संस्कृति की तरह क्यों नहीं फैल पाई होगी? क्योंकि इसके पास एक बेहतरीन विकल्प या सुदृढ़ या संस्कृत यानी परिष्कृत भाषा नहीं थी उपलब्ध, जबकि आर्य संस्कृति ने उसे उपलब्ध करवाया था संस्कृत के रूप में। उसके बाद वो अन्य रूपों में विकसित होती चली गई और धीरे 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 वो भारत के ही नहीं, भारत के बाहर भी अन्य क्षेत्रों में फैलती चली गई। और इस तरीके से आर्य संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति इतिहास में ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। उसके संबंध में आपको अधिक से अधिक वर्णन भी मिलता है, उसके संबंध में आपको अधिक से अधिक प्रमाण भी मिलते हैं। कारण क्या था? क्योंकि वो संस्कृति भाषा के उसने अपना कंधा ढूंढ लिया था। कंधा क्या था संस्कृति के लिए? भाषा जिस पर बैठेगी वो जिसके साथ आगे बढ़ेगी। अगर भाषा नहीं है तो संस्कृति जो है वो कूप जल है। अगर भाषा नहीं है तो संस्कृति क्या है? कूप जल है। वो जन्म जरूर लेगी लेकिन उस सीमा क्षेत्र में, उस दायरे में रह जाएगी। कुएं का जल बह नहीं सकता। कुएं का जल एक जगह हो सकता है, एक जगह स्थायी रह सकता है, लेकिन भाषा जो है वो नदी में या नदी के समान बहती हुई है। अगर हम संस्कृति के रूप में हिंदी के शब्द को प्रस्तुत करें या हिंदी के अर्थ को प्रस्तुत करें, स्वरूप को प्रस्तुत करें, तो कहता है संस्कृति के रूप में हिंदी का स्वरूप क्या है? ये कहता है संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। ये हमें ध्यान देना है कि संस्कृति जो है वो किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है।
किसी समाज में अंदर तक जो निर्धारित गुण है, किसी भी प्रकार का गुण हो सकता है, मनुष्य समाज में हो सकता है, अन्य संस्कृतियों में भी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपका जो आज का वास्तविक समाज है उसमें भी एक गुण आपके जो है, किसी को अभिवादन देना, आपके कपड़े पहनने का तरीका, भोजन करने का तरीका, आपका किसी से बात करने का लहजा, एंड मेनी अदर, ये सब के सब आपके गुण है। मेरा पढ़ाने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका, ये भी हमारे गुण है जो हमारी संस्कृति को व्यक्त कर रहा है। हमारा समाज शैक्षणिक समाज है, आप विद्यार्थी समाज में आते हो, हम लोगों की अपनी एक संस्कृति है आपस में, जो समाज के सोचने को दर्शाती है, विचारने को दर्शाती है, कार्य को दर्शाती है। यानी संस्कृति किसी भी समाज की सोच, समाज के विचार, समाज के कार्य आदि चीजों को दर्शाती है या आदि गुण धर्मों को व्यक्त करती है। यह शब्द क्र धातु से जन्मा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्र धातु, धातु मूल शब्द को व्यक्त करता है, जो मूल शब्द मूल अर्थ को दर्शाएगा। क्र धातु का मतलब होता है करना, यानी कि किसी भी चीज का को करना, डूइंग समथिंग। तो क्र धातु जो है, यहाँ पर इससे 3 शब्द हम ले रहे हैं जो हमारे काम के हैं, और पहला शब्द जो इसमें आता है वो है प्रकृत, दूसरा शब्द है संस्कृत, और तीसरा शब्द है विकृत। राइट, इस बात को हमें ध्यान रखना। प्राकृत सबसे पहले चरण का शब्द होता है। प्राकृत का मूल शब्द का अर्थ होता है किसी भी मूल उत्पत्ति को ही हम प्राकृत कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मूल उत्पत्ति यानी कि कोई चीज जन्मा, जैसे प्रकृत से प्रकृति शब्द बना, संस्कृत से संस्कृति शब्द बना, विकृत से विकृति शब्द बना। प्रकृति क्या है? प्रकृति इस संपूर्ण ब्रह्मांड या जो हमारा ग्रह पृथ्वी है उसकी मूल अवस्था है, जो मूल रूप में जन्मी है। आपने तो नहीं बनाया, ह्यूमन मेड तो नहीं है, मैन मेड तो नहीं है। प्रकृति क्या है? मूल अवस्था है। तो वो मूल रूप से जन्मी जो स्थिति होती है, अवस्था होती है, उसे हम प्रकृत कहते हैं। लेकिन उस मूल अवस्था में समय के अनुसार परिवर्तन कर जब उसे निखारा जाए, उसे और उन्नत बनाया जाए, उसे और विकसित किया जाए, तो वो संस्कृति हो जाती है, यानी संस्कृति। और जब वो नष्ट हो जाए, वो जब बिगड़ जाए, वो जब अपने अंतिम स्थिति में आ जाए, तो वो विकृत हो जाती है, यानी विकृति कहते हैं उसे। इस बात को हमने ध्यान रखना। तो प्रकृत को हम कहते हैं मूल स्थिति किसी भी वस्तु, घटना, विषय, व्यक्ति आदि की। संस्कृत जो होती है वो होती है उन्नत स्थिति, इसका सही भावार्थ ही निकलता है उन्नत स्थिति। विकृत का भावार्थ निकलता है बिगड़ी हुई स्थिति। ये तीनों शब्द क्र धातु से आए हैं, और क्र का अर्थ है करना। क्लियर है? तो हिंदी को संस्कृति के रूप में अगर हम लोग देखें, तो संस्कृति के रूप में हिंदी के और बहुत सारे प्रमाण हमें मिल सकते हैं इतिहास में, अगर हम जाकर देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जब हम बात करते हैं, तो ये कहता है दैट संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति के एकाधिक तत्वों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति हिंदी में प्राचीन काल से ही लक्षित होने लगती है। यानी हिंदी ही वो भाषा है जो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति के तत्वों को आत्मसात करते हुए दर्शाती है, यानी उनको दर्शाने का काम करती है। इसी गुण के आधार पर मध्य युगीन साधु संत, जो मैं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की भी बात कर रहा हूं, और उसके बाद भी, चाहे वो कबीर दास हो, चाहे वो भक्ति का रीतिकाल के कवि केशव दास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो उसके बाद आने वाले सूरदास हो, मीराबाई हो, एंड मेनी अदर्स, चाहे उन्होंने ब्रज भाषा की बात की हो, चाहे वो अवधि में लिखे हो। देखो, अगर आप देखें तो ये सब जन्मे तो हिंदी से ही, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो अवधि हो, या चाहे खड़ी बोली ही क्यों ना हो, इनका जन्म तो हिंदी से ही हुआ। यानी कि अगर इनमें लिखा तो हिंदी में लिखा, और इन्होंने समय समय पर भाषा शब्द का प्रयोग भी किया है। वो भाषा को भी दर्शाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो लोग इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि ये संस्कृति को दर्शाने वाली एक प्राचीनतम संस्कृति ही है, और यहीं से हिंदी का विकास भारत में प्रारंभ भी हो जाता है। ये कहते हैं इसी गुण के कारण मध्ययुगीन साधु संतों ने उसे सार्वदेशिक रूप प्रदान किया है, यानी कि उन्होंने इसकी तुलना भारत के अन्य क्षेत्रों से की है, लगभग सभी देशों से की है। ब्रज भाषा जो हिंदी का एक रूप है, उसे आप देखो तो गुजरात से लेकर असम तक भारतीय संस्कृति की संवाहिका बनी है। क्या संस्कृति को वो अपने कंधे पे बैठा के चल रही है? देखो, गुजरात से लेकर असम तक भारतीय संस्कृति को प्रचारित करने वाली भाषा ब्रज भाषा है, जो हिंदी से ही जन्मी, और अवधि कौशल जनपद को लांघकर छत्तीसगढ़ तक फैल गई। तो ये भी संस्कृति को अपने साथ लेकर जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में। आधुनिक काल में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होने पर इसने भी सार्वजनिक होने का प्रयास किया, और यह अखिल भारतीय राजकाज की भाषा बन गई। तो जब समय आया, मॉडर्न एज आई, लगभग 19वीं शताब्दी में, 19वीं या 20वीं शताब्दी में प्रवेश करने लगे, तो हिंदी का आधुनिक स्वरूप हमें दिखाई दिया, जिसका नाम था खड़ी बोली। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा आगे बढ़ी कि इसे उस समय पर बहुत ज्यादा काव्यों में, गद्यों में प्रयोग किया जाने लगा, और धीरे धीरे ये राजकाज की भाषा बनने लगी। आज के समय में, वर्तमान समय में आप बात करो तो आज के समय में ये भाषा हिंदी के रूप में ही जानी जा रही है, खड़ी बोली के रूप में जानी जा रही है। और ये हमारी नागर संस्कृति, नागर संस्कृति का मतलब क्या होता है? नागर संस्कृति का मतलब है यहाँ उत्तर भारतीय संस्कृति से, मतलब जब हम नागर संस्कृति की बात कर रहे हैं, दिस इज द कल्चर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारतीय संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इस संस्कृति की बात कर रहा हूं,
या आज की हमारी जो लोक संस्कृति है, जो लोगों के मध्य सबसे ज्यादा प्रचारित है, जो लोगों के मध्य आज वर्तमान में गुण व्याप्त है, उसे उजागर करने का काम कर रही है। यानी कहीं ना कहीं हम इस बात के कई सारे तथ्य दे सकते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए, चाहे दीर्घ उत्तरीय, जो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है, आप जब सिलेबस में जाकर देखोगे, आपके प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप उसे जाकर के देखोगे, तो आपका जो पहला सिलेबस में पार्ट आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। तो जो निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसमें हिंदी का विकास, हिंदी का इतिहास सम्मिलित है। हिंदी के कई स्वरूप को हिंदवी के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, रेखता के संबंध में इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, सौर सैनी के संबंध में तो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सौर सैनी भाषा के 2 प्रमुख रूपों को समझाइए, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। ऑलराइट, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना है कि यहां से अगर ये प्रश्न किस रूप में बनेगा कि हिंदी के संस्कृति के स्वरूप को व्यक्त कीजिए, या हिंदी के संस्कृति के स्वरूप के संदर्भ में समर्थन करते हुए कथन लिखिए। इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। पेपर 5 के लिए इनिशियली जो प्रश्न आ रहे हैं, उनके संबंध में आपको 1 लाइन 2 लाइन या अधिकतम कुछ शब्दों में जो प्रश्न लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास पूरा ओवरऑल मटेरियल मैंने दिया है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। राइट, मैं जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैंने नोट्स तैयार करने के लिए 3 किताबों का चयन किया है। पहला है डॉक्टर हरि प्रसाद की, दूसरा है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, और तीसरा है डॉक्टर हरदेव पहाड़ी। ये 3 किताब हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ।